औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं मिर्ज़ा सदाकत अली एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट आपसे मुखातिब हूँ और मैं अपने यूट्यूब चैनल सदाकत एट लॉ की जानिब से आपको वेलकम करता हूँ। आज का हमारा जो सेगमेंट है, जो हमारा आज का लेक्चर है, ये पिछली हमारी वीडियो जो सेल एग्रीमेंट से मुतल्लिक प्रॉपर्टी, प्लॉट या दुकान या किसी भी किस्म की इमूवेबल प्रॉपर्टी के मुतल्लिक हमने आप बयान किया था कि प्रॉपर्टी ख़रीदने से पहले आपने क्या प्रिकॉशंस करने हैं, क्या पॉइंट देखने हैं, क्या आपने एहतियाती तदाबीर करनी है, वो हम आपको बता चुके हैं, वो हम रिपीट नहीं करेंगे। उसके बाद वो आपने सारे काम कर लिए। उसके बाद अब मरहला आया है कि आपने एडवांस पेमेंट करनी है। और याद रखिए कि प्रॉपर्टी कोई भी ख़रीदने से पहले उसका आपने सेल एग्रीमेंट ज़रूर करना है। बाद लोग होते हैं कि डायरेक्टली चले जाते हैं सेल के ऊपर। आप डायरेक्टली सेल के ऊपर जा सकते हैं, कोई कानूनी रुकावट नहीं है, लेकिन टू बी ऑन द सेफर साइड आप पहले 1 महीना या 2 महीने का टाइम बीच में रख के कुछ एडवांस मनी दे के सेल एग्रीमेंट करेंगे। सेल एग्रीमेंट करने का आपको एक बहुत बड़ा वाक़याती तौर पर फ़ायदा होगा। फ़ायदा ये होगा कि इस दौरान अगर प्रॉपर्टी में कोई नक्स वगैरह है, से कि उसकी मलकियत में कोई नक्स है, जो कि पहले हम आपको बता चुके हैं, आपने चेक कर लिया, लेकिन बाज़ दफ़ा कुछ चीज़ें ऐसी छुपी हुई होती हैं जो बावजूद चेक करने के ज़ाहिर नहीं होती, लेकिन जब आप सेल एग्रीमेंट कर लेते हैं तो कोई बंदा जाग जाता है, कोई बंदा उठ जाता है, कहता है मैं तो इसमें मेरा भी शेयर है, मेरा भी हिस्सा है, मेरे पास ये अदालत का फ़ैसला डिग्री पड़ी हुई है। वो जो फ़रोख्त करने वाला आपसे छुपा दिया उसने या आपसे एक बात मख्फी रख ली, वो बाद में ज़ाहिर हो जाती है। तो ये 2 महीने का टाइम या बाद दफ़ा 6 महीने का टाइम भी होता है, लेकिन अगर आपके पास पैसों का अरेंजमेंट है तो आप 1 महीने 2 महीने का टाइम दे के तो थोड़े से पैसे एडवांस दे के सेल एग्रीमेंट कर लेंगे। उसका बड़ा आपको फ़ायदा पहुंचेगा, हर लिहाज से फ़ायदा पहुंचेगा। अब वो अभी हम शुरू नहीं करते। थोड़ी सी एक खुशी की बात यह है कि मैं आपसे 1-2 बातें डिस्कस करना चाहता हूँ। वो ये है कि प्रोग्राम के आगाज़ में मैं आपको एक किसी फ़लसफ़ी की, किसी इल्म वाले बंदे की एक बात सुनाना चाहता हूँ। वो बात ये है कि किसी बड़े इल्म वाले बंदे ने ये कहा कि कमाने की बेहतरीन चीज़ जो है वो इज़्ज़त है, और ख़र्च करने की बेहतरीन चीज़ जो है वो इल्म है। यानी ये बड़ी गहरी बात है, बज़ाहिर तो ये एक बात है, लेकिन इसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव हैं, जो इसके पीछे मैसेज है, पैगाम है, वो बहुत बड़ा है। हम अपना इल्म जो हमने साल की जद्दोजहद और मेहनत के बाद, काविशों के बाद हासिल किया, हम आप में बांट रहे हैं बग़ैर किसी रेम्यूनरेशन के, बग़ैर किसी मुआवजे के हम आप में बांट रहे हैं। तो आपको चाहिए, जो लोग इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं यकीनन फ़ायदा उठाएं। हम उनसे कुछ नहीं लेना चाहते, वो हमारे लिए सिर्फ दुआ करें, हम उनके लिए दुआ गो हैं। दुनिया में इल्म को बांटना चाहिए, ये एक सदका जारिया है। यानी जैसे चिराग से चिराग जलता है, इल्म आगे इसी तरह फैलता है। आप देखें, गुलाब का एक पौधा है बड़ा, वो पिछले 10 साल से लगा हुआ है, उसमें बड़ी बड़ी शाखें निकली हैं। उसकी एक शाख आप काट लें और उस एक शाख से आप 5, 6, 7 कलमें लगाएं, और जितनी आप कलमें लगाएंगे उतने ही पौधे आगे बढ़ जाएंगे, वो भी फूल देना शुरू हो जाएंगे अपने वक्त पर। इल्म ऐसे ही है, आप किसी को देंगे, बेशक जूनियर लॉयर हों, हमारे बच्चे हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं, वो हमसे इल्म सीखे। ये जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ, इसका मकसद ये है आपको एजुकेट करना, इसका मकसद ये है आवाम को एजुकेट करना। वो इल्म हासिल करें, यहाँ से रहनुमाई हासिल करें, अपना काम करें। आपके लिए हम आसानियाँ पैदा कर रहे हैं, आपको इल्म आगे मुंतकिल कर रहे हैं। खैर, बात लंबी नहीं करते, ख़त्म करते हैं। तो अब नाज़रीन, सबसे पहले मैं जो खुशी की बात आपको बता रहा हूँ कि मुझे आज ही, कल का जो लेक्चर मैंने दिया था उस पर मुझे न्यूयॉर्क से, अमेरिका से एक मैसेज आया है,
और जिसमें एक हैं बहरम सदीकी, उन्होंने मैसेज किया है, आई एम फर्स्ट टाइम वॉचिंग योर वीडियो, इट इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव, थैंक यू वेरी मच। भाई आपने मेरी वीडियो देखी, आपने अपना कमेंट किया, बहरम साहब आपका बेहद शुक्रिया। आप अगर इल्म से, अगर उम्र में मेरे से छोटे हैं तो आप मेरे बच्चे हैं, और अगर ज़्यादा उम्र के हैं तो आप मेरे भाई हैं। तो अल्लाह आपको खुश रखे और कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज़। मैं इसी तरह अपना काम जारी रखूँगा। मुझे किसी बात से गर्ज नहीं है, मैंने कोई K2 की पहाड़ी पे चढ़ना है, मैंने कोई माउंट एवरेस्ट सर करना है। ये मेरा एक मिशन है, मैं लोगों को एजुकेट करना चाहता हूँ। मेरे लिए दुआ करें, मैं ये अपना मिशन जारी रखूँ। आपका बहुत शुक्रिया। फिर इसके बाद एक और साहब मुझे यहाँ पर इस्लामाबाद में पर्सनली मिले, और वो मिले और मुझे जानते थे वो। तो मुझे उन्होंने कहा कि अंकल मैं आपकी, वो इंजीनियर हैं, IT के शोबे से वाबस्ता हैं, उनका नाम है हमाद ख़ान, और उन्होंने कहा अंकल आप बड़ी ज़बरदस्त वीडियो बनाते हैं, ऐसे इशारा किया। मेरे दिल को इतनी तमानियत, इतनी हरारत महसूस हुई, इतनी खुशी महसूस हुई। उन्होंने कहा आप बड़ी ज़बरदस्त वीडियो बनाते हैं, बड़ी अच्छी, बड़ी इन्फॉर्मेटिव होती है, हमें बड़ी हेल्प मिलती है। तो हमाद ख़ान साहब आपका बहुत शुक्रिया। आप जीते रहो, आप सलामत रहो, अल्लाह आपके इल्म में इजाफ़ा करे, आपको खुशियाँ दे। हमारे पास दुआएं हैं, या ये जो चीज़ है हम बांट रहे हैं। अब हम चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, और आपको बताते हैं कि पहले जो हमने इसका पार्ट 1 रिलीज़ किया था, वो जिन लोगों ने देख लिया है उनको समझ आ गई होगी कि हमारे मकासद क्या थे, और हमने क्या नुक्ते आपको बताए, किन चीज़ों का आपने ख्याल करना है। वो सेल एग्रीमेंट करने से पहले, अर्नेस्ट मनी एडवांस देने से पहले आपने वो सारे करने, हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। अब मरहला आ जाता है एडवांस पेमेंट करने का, सेल एग्रीमेंट, प्रॉपर सेल एग्रीमेंट करने का। यानी आपको टोकन मनी देते हैं, बयाना देते हैं, और सेल एग्रीमेंट करते हैं स्टैम्प पेपर के ऊपर। तो वो आपने कैसे करना, ये मरहला भी बहुत ज़रूरी है, इंतहाई ज़रूरी है। इसी से आगे आपकी गाड़ी चलेगी। तो उसके लिए जो सेल एग्रीमेंट के लिए जो पॉइंट हैं वो कोई 12-13 पॉइंट हैं। मैं जल्दी जल्दी और मुख्तसर तरीके से आपको बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी करते हैं तो बाद लोग बोर हो जाते हैं। कानूनी ये बातें होती है, और इसमें एंटरटेनमेंट का तो कोई पहलू नहीं होता, कोई म्यूज़िक नहीं होता, कोई गाना नहीं होता, ये तो बातचीत होती है और लीगल पैरामीटर्स के अंदर होती है। तो इसमें हम आपको एंटरटेन तो कर नहीं सकते, बस यही है कि नॉलेज शेयर कर सकते हैं, वो आपके लिए यूज़फुल होगी। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि सेल एग्रीमेंट में सबसे पहले जो ज़रूरी बात है वो ये है कि सेल एग्रीमेंट को उर्दू में कहते हैं मुआहदा बै। बै उर्दू का लफ्ज़ है, बै का मतलब है सेल, और इकरारनामे का मतलब है एग्रीमेंट, मतलब सेल एग्रीमेंट। तो अब पहला आपको नसीहत ये है कि आपने सेल एग्रीमेंट किसी प्रॉपर्टी के मतलब करना है तो खुदा के लिए, ये मैं नेक नीति से आपको गाइड कर रहा हूँ, आप कचहरी में बैठे हुए किसी मुंशी या टाइपिस्ट के पास जाके ना लिखवाइए। ये एग्रीमेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की दफात के तहत, जो गवर्नमेंट ने कानून बनाया है, और ये अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ कानून है। जब पाकिस्तान बना, वजूद में आया, तो ये हमने अडॉप्ट किया। ठीक होगी बात। तो आपने ये किसी लायर से लिखवाना है, और जो मैं नुक्ते आपको सारे स्टडी करके और अपने एक्सपीरियंस बेस्ड आपको बता रहा हूँ, ये आपने चाहें तो नोट कर लें, चाहें तो मेरी वीडियो दोबारा चला के आप दोबारा भी इसको देख सकते हैं, 3 दफ़ा देख सकते हैं। ये पड़ी रहेगी यूट्यूब पे, आपके लिए हेल्पफुल होगी। या आपके किसी दोस्त को, या आपके किसी भाई अजीज़ को, किसी रिश्तेदार को, किसी हमसाये को ज़रूरत है, उसको आप बताएं। सदाकत@लॉ पर आप जाएं यूट्यूब में और ये वीडियो निकाल के देखें तो आपको रहनुमाई मिल जाएगी। अच्छा, बढ़ते हैं अपने पॉइंट की तरफ। ये 12-13 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है कि आप स्टैम्प पेपर आप ख़रीदेंगे, जहाँ से स्टार्ट होगा आपका काम। स्टैम्प पेपर ख़रीदेंगे। स्टैम्प पेपर ख़रीदने के लिए फ़रोख्त करने वाले का शनाख्ती कार्ड, वैलिड शनाख्ती कार्ड जो एक्सपायर ना हुआ हो,
शनाख्ती कार्ड उसका लेंगे और उसका शनाख्ती कार्ड होगा, जो ख़रीदार है दोनों का शनाख्ती कार्ड होगा, और वो लेकर जो सेल करने वाला है, जो फ़रोख्त करने वाला है, ये इकट्ठे कचहरी में जाएंगे या बैंक ऑफ पंजाब में जाएंगे, एक चालान फ़िलअप करते हैं, वो चालान फ़िलअप करके उसमें पर्टिकुलर लिखते हैं, बैंक ऑफ पंजाब में जमा होगा और उसी वक्त आपको कंप्यूटर से वो 1200 रुपये का स्टैम्प पेपर आपको बना देंगे। वो आपको मिल गया, स्टैम्प पेपर मिल गया। अब उसके ऊपर आपने कोशिश करें इंग्लिश में टाइप कराएं। इंग्लिश की जो तहरीर होती है उसमें फिर आप कोई कटिंग वटिंग नहीं कर सकते, जो कंप्यूटर पे वो बनेगा। आजकल कंप्यूटर हर जगह लगे हैं, गांव में, तहसीलों में, छोटी जगह लगे हैं। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, ये तो बड़ी जगह हैं, तो कंप्यूटर क्या बड़ी बड़ी जदीद चीज़ें लगी हैं। लेज़र प्रिंटर भी हैं, कलर प्रिंटर भी है, सब कुछ है। तो आप उधर जाएंगे, उधर आपने इन बातों का ख्याल रखना है कि अपना एक लायर एंगेज करना है, वो लायर जो इस काम को समझता हो। ऐसा नहीं है कि जैसे वो लायर क्रिमिनल काम करते हैं, कस्टम का काम करते हैं या पेटेंट डिज़ाइन का काम करते हैं वगैरह वगैरह, किसी ऐसे के पास चले जाए, अगर वो काम नहीं जानता तो वो आपको ख़राब करेगा माजरत के साथ। वो बेशुमार लायर हैं, ज़्यादातर ये काम कर लेते हैं, जानते हैं, आप उनके पास चले जाए। अच्छा, उनको बताएं कि ये पॉइंट हैं, ये मेरा लेक्चर ना लेके जाएं साथ, ये किसी उसके ऊपर कागज़ के ऊपर आप नुक्ते नोट करके ले जाएं, इन बातों का ख्याल करना है, इसके अंदर अंदर आपने ये बनाना है। ठीक होगी बात। और जब ये करने के लिए जाएंगे आप, तो शनाख्ती कार्ड तो लेकर जाएंगे, 2 गवाह भी साथ लेकर जाने हैं जिन्होंने उसके ऊपर मार्जिनल विटनेस के तौर पे गवाही डालनी है। ये भी होगी बात। और तीसरी बात अहम, ये एग्रीमेंट अभी शुरू नहीं हुआ, ये उससे पहले आपने इंतज़ाम करना। इसके साथ आप वो टाइटल डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट्स जो मलकियत के का सबूत हैं, मिसाल के तौर पे किसी के पास पहले की रजिस्ट्री है, जो फ़रोख्त करने वाला है उसने ख़रीदी हुई है प्रॉपर्टी, उसमें उसका डिस्क्रिप्शन होगा। मैंने कल भी आपको बताया था कि उसके बैक के ऊपर एक सर्टिफिकेट लिखा होता है कि पेज नंबर फ़लाँ, बुक नंबर फ़लाँ, वॉल्यूम नंबर फ़लाँ पे ये रजिस्टर्ड है, वो सारी डिस्क्रिप्शन आएगी। अच्छा, अब शुरू करते हैं हम। पॉइंट 1 तो मैंने बता दिया कि स्टैम्प पेपर आप परचेज़ करेंगे, चालान जमा करा के, वो हो गया। पॉइंट नंबर 2 स्टार्ट होता है कि नेम ऑफ़ पार्टीज़ से। नेम ऑफ़ पार्टीज़ में ऊपर पहला नाम लिखा जाएगा फ़रोख्त कुनंदा का। फ़रोख्त कुनंदा को कहते हैं वेंडर, या आप उसको वेंडर भी लिख सकते हैं एग्रीमेंट में, तो या उसको पार्टी नंबर 1 भी लिख सकते हैं, जो चाहे लिख सकते हैं। इन दोनों में से, ये नहीं है कि कुछ और लिख दें, वेंडर या पार्टी नंबर 1 दोनों में से कोई एक टर्म इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ये लिखा जाएगा, और जब उसका नाम लिखा जाएगा तो उसका मुकम्मल एड्रेस होगा, उसका शनाख्ती कार्ड लिखा जाएगा। पहले एक पैराग्राफ बनेगा, मिस्टर फजल अलाई सन ऑफ सो एंड सो, एज इतनी। ये याद रखिए कि बालग आदमी एग्रीमेंट कर सकता है, 18 साल से कम उम्र का बच्चा जो है वो एग्रीमेंट नहीं कर सकता। और ख़रीदार भी इसी तरह 18 साल या उससे ऊपर हो, आईडी कार्ड उसका बनाओ, वरना आपके लिए मुश्किलात होंगी, कानूनी तौर पे ये इफ़ेक्टिव नहीं होगा। तो उसका एड्रेस वगैरह सारा लिखवाने के बाद, उसको पार्टी नंबर 1 या वेंडर लिखाने के बाद, एक बात आपने बहुत ज़रूरी लिखवानी है। उसमें आगे ये लिखवानी है, दिस टर्म एंड एक्सप्रेशन शैल मीन एंड इंक्लूड। यानी जो ये इस्तिलाह वेंडर की या फ़रोख्त कुनंदा की हमने इस्तेमाल किया है, इसमें इसके वरसान बाज़ गश्त और कायम मकामान और तमाम लोग जो हैं वो शामिल तस्वर किए जाएंगे। वो कैसे? बाज़ लोग 6 महीने का एग्रीमेंट करते हैं और 6 महीने के दौरान वो जो फ़रोख्त करने वाला है वो मर जाता है। अल्लाह को पता है किसने कब मरना है। मैं एक सिचुएशन आपको बता रहा हूँ। अगर वो मर जाता है तो बाद में आप उसके बच्चों से बात करते हैं, वो कहते हैं जी ये तो हमारे अब्बू ने किया था एग्रीमेंट, हमें तो पता ही नहीं है, हम तो नहीं जानते, हम तो इसके पाबंद नहीं। भाई आप पाबंद कैसे नहीं है? आपका लिखा हुआ है कि वारसान बाज़ गश्त जो है वो इसके पाबंद होंगे। तो इसी तरह वारसान बाज़ गश्त आपने लिखवाने हैं, और जो ख़रीदार है उसका भी नाम, पता, एड्रेस, जिस तरह बेचने वाले का नाम है इसी तरह ख़रीदार को कहते हैं मुश्तरी, और मुश्तरी का जो है नाम, पता, एड्रेस वगैरह, और उसमें वारसान बाज़ गश्त वो भी सारे लिखाने।
ये पॉइंट नंबर 2 हो गया। अब आगे आ जाएं, ज़रा थोड़ा सा जल्दी से करते हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट ज़रा लंबा है तो हमारा टाइम ना वेस्ट हो। पॉइंट नंबर 3, अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है ऊपर पार्टीज के नाम के बाद। पॉइंट नंबर 3 ये है कि आपने डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी लिखना है। डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी से मुराद ये है कि जायदाद की तफसील, वेयर एज दी वेंडर इज ओनर इन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी नंबर सो मिसाल के तौर पे 441 नंबर है प्रॉपर्टी, प्लॉट है 441 ए, स्ट्रीट नंबर 20, सेक्टर नंबर A1, DHA फेज़ 2, रावलपिंडी या इस्लामाबाद, जो भी ज़िला हो उस ज़िले का नाम लिखा जाएगा, ठीक है। एंड ही इज़ ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ अलॉटमेंट लेटर नंबर सो एंड सो इशूड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी DHA वाइड लेटर नंबर सो एंड सो। ये सारी तफसील आएगी, उसमें लिखा जाएगा। प्रॉपर्टी की जब आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो ये याद रखिएगा कि प्रॉपर्टी का नाम, प्रॉपर्टी का महल वकू, उसकी लोकेशन, उसकी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये सारा आप लिखेंगे कि उसकी राइट पे ये प्रॉपर्टी है, उसके लेफ़्ट पे ये है, उसकी बैक पे ये है और फ्रंट पे उसकी रोड है। मिसाल के तौर पे रोड अगर 40 फुट है 40 फुट लिखेंगे, 50 फुट है तो 50 फुट लिखेंगे। ये हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर आप लिखेंगे। उसके बाद नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट भी आ गया, तो उसमें फिर ये आगे उस पैरे में आगे ये लिखेंगे कि ये प्रॉपर्टी जो है उसको फ़रोख्त करने का जो पार्टी नंबर 1 है, जो मैं जिक्र कर चुका हूँ, बेचने वाला, वो बेचने वाला इसको फ़रोख्त करने का मुकम्मल इख्तियार रखता है और उसके बेचने पे किसी किस्म की कानूनी हिच या रुकावट या कोई स्टे ऑर्डर नहीं है, मुकम्मल इख्तियार रखता है। ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए और मेरा ख्याल आ गई होगी। और उसके बाद पॉइंट नंबर 4 ये है कि दोनों फ्रीकैन ने ये लिखना है कि हम म्यूचुअली आपस में तय करके ये सेल एग्रीमेंट कर रहे हैं और उसकी शराइत मंदरजा झैल है। शराइत कौन सी शराइत? सबसे पहले लिखा जाएगा पॉइंट नंबर 4 में कि इसकी हमने कीमत का तयन किया है। इसकी कीमत मिसाल के तौर पे ये 3 करोड़ है, प्लाट की कीमत 3 करोड़ है और इन 3 करोड़ की कीमत हमने बाहमी तौर पर तय की है। 3 करोड़ में से 5 लाख या 10 लाख जो भी आप करेंगे, मेरा मिसाल देने का मतलब है, मेरा आपको एजुकेट करने का मकसद है। 5 लाख या 10 लाख रुपया हम अर्नेस्ट मनी यानी एडवांस पेमेंट दे रहे हैं और ये एग्रीमेंट में हम एडवांस पेमेंट दे रहे हैं। और ये याद रखें कि कोशिश करें, ज़्यादा बेहतर और माकूल बात ये होगी कि वो जो पेमेंट आप उसको देंगे फ़रोख्त करने वाले को, वो थ्रू बैंक पे ऑर्डर हो। बैंक पे ऑर्डर एक दिन वो अपने उसमें अकाउंट में जमा कराएगा, अगले दिन उसको पैसे मिल जाएंगे। इट इज़ कॉल्ड ए बैंक चेक, बिल्कुल बैंक चेक की तरह होता है। लेकिन चूँकि वो जब आप रकम बैंक में जमा कराएंगे फिर ही वो इशू होता है, उसके बगैर वो इशू नहीं हो सकता। वो पर्सनल चेक से भी ज़्यादा अहमियत रखता है। मिसाल के तौर पे लाइट बैंक है, हबीब बैंक है, कोई भी बैंक है, कोई भी शेड्यूल्ड बैंक है, आप उस बैंक का से बनवा सकते हैं और उसके ऊपर नंबर लिखा होगा और उस पे ऑर्डर का रेफरेंस आपने एग्रीमेंट में लिखना है कि 5 लाख या 10 लाख की एडवांस पेमेंट जो है हम ऐसे कर रहे हैं कि हम ये पे ऑर्डर नंबर इतने, डेटेड इतने, इशूड बाय बैंक नंबर सो एंड सो, ब्रांच नंबर सो एंड सो, रावलपिंडी या इस्लामाबाद या कराची या लाहौर, जो भी जिस जगह जिस शहर से भी आप बिलोंग करते हैं। ये 4 नंबर पॉइंट हो गया। इसके बाद एक पॉइंट और आपने बड़ा ज़रूरी ये लिखना है 5 नंबर पे कि उसमें आपने मुआहदे का एक पीरियड लिखना है, उसमें मियाद लिखनी है। आम तौर पे अगर ना भी मियाद लिखें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप इसको ओपन क्यों रखें? ओपन क्यों रखें? ये कुछ 100 साल के लिए तो नहीं होता ना, मुआहदा तो होता है 6 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, जो बाहमी तौर पर आप लोगों का तय हो जाए। मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ कर लें 2 महीने का तय, तो उसमें आप लिखेंगे कि इसकी जो टारगेट डेट है वो 30 अक्टूबर 2022 है। उस डेट तक
और उससे कबल ये जो है हम ये रकम अदा करेगा ख़रीदार, और हम इसको प्रॉपर्टी जो है वो अगर वो DHA किया है तो उनके लैंड डिपार्टमेंट के डायरेक्टरेट में जाके आप ट्रांसफ़र करेंगे, बैरिया किया तो बैरिया में करेंगे, और अगर किसी सोसाइटी किया तो सोसाइटी के दफ्तर में करेंगे, और अगर वो अदरवाइज़ वैसे ओपन लैंड है तो आप रजिस्ट्रार के पास, जो अर्बन एरिया का रजिस्ट्रार है उसके पास जाके करेंगे। ये होगी बात। ये 5वां पॉइंट आपको बता दिया कि उसमें मियाद लिखी जाएगी। छठा पॉइंट भी बहुत एक ज़रूरी पॉइंट है, वो भी आपने लिखना है। उसके पैराग्राफ बने होंगे, अलग-अलग टाइप होंगे, वो आपने लिखना है। उसकी तरफ से होगा ये म्यूचुअली, यानी जो सेलर है उसकी तरफ से होगा, फ़रोख्त करने वाले की तरफ से, कि आज से पहले ये जो प्रॉपर्टी का मालिक है इसने किसी किस्म का किसी और पार्टी के साथ ना तो मुआहदा किया है, ना एडवांस रकम ली है, ना ये प्रॉपर्टी फ़रोख्त की है। ये बात बहुत ज़रूरी है। ना एडवांस रकम ली है, ना मुआहदा किया है, ना कब्ज़ा दिया है, ना फ़रोख्त की है। ये बात होगी। 7वां पॉइंट कि अगर ये लिखना है आपने, अगर फ़रोख्त करने वाला इस टारगेट डेट तक, मिसाल के तौर पे मैंने डेट आपको बताई है 30 अक्टूबर, और 30 अक्टूबर तक वो ये फ़रोख्त नहीं करता, मतलब इनकारी हो जाता है। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि एग्रीमेंट करते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो फ़ौरन प्रॉपर्टी की कीमत इंक्रीज़ हो जाती है, तो वो तो ज़्यादा पैसे तो नहीं मांग सकता, वो तो उसी की कीमत पे आपको देगा। तो उसमें फिर ये लिखा जाएगा कि अगर वो इनकारी होगा तो फिर आपने ये लिखना है कि जो ख़रीदार है वो बज़रिया अदालत कानूनी चाराजोई करके ये प्रॉपर्टी अपने नाम मुकदमा करके ले सकता है। लेकिन ये याद रखें कि मुकदमा जो है वो पीरियड के अंदर होगा। आगे बात होगी। आगे एक और बात आपने लिखनी है कि अगर ख़रीदार जो है वो बैकआउट कर जाता है, उसके पास पैसों का इंतज़ाम नहीं होता, वो बैकआउट कर जाता है, तो वो अदा की गई जो रकम है एडवांस की, 5 लाख है, 10 लाख है, 20 लाख है, जो भी है, उसकी रकम जो है वो फ़रोख्त करने वाला ज़ब्त करेगा। ये मैंने बता दिया। आगे 8 नंबर पॉइंट आपने ये लिखना है कि इस जायदाद पर कोई डेवलपमेंट चार्जेस नहीं है, इस जायदाद पर किसी किस्म का मॉर्टगेज लियन नहीं है। लियन से मुराद ये है कि ये किसी के पास रहन नहीं है, ये किसी के पास कर्ज़े में पाबंद नहीं है, ये प्रॉपर्टी फ्री ऑफ चार्ज है और अवेलेबल है। अगर साथ ये भी लिखना है कि अगर बाद अज़ां, यानी ये एग्रीमेंट करने के बाद अगर ये डिस्कवर हो गया, कोई चीज़ निकल आई, मिसाल के तौर पर कोई बैंक उठ जाता है, नोटिस भेजता है, कहता है जी इसने तो इसके ऊपर 1 करोड़ रुपया लोन लिया, तो फिर वो लोन, ये लिखा जाएगा कि वो लोन पे करने की जिम्मेदारी फ़रोख्त करने वाले को पर होगी। ये 8 नंबर पॉइंट। 9 नंबर पॉइंट, जायदाद की बारे में, फ़रोख्त की जाने वाली जायदाद के बारे में ख़रीदार ने उसकी मलकियत की और डॉक्यूमेंट्स की और कब्ज़े की और मेजरमेंट की हर किस्म की पहले से तसल्ली कर लिया। जैसे मैंने पहली वीडियो में आपको बताया, उसने तसल्ली कर लिया, ये हर एतबार से ठीक है। पॉइंट नंबर 10, आपने ये लिखना है कि कब्ज़ा जायदाद का कब दिया जाएगा। मिसाल के तौर पे 3 करोड़ की जायदाद है, 4 करोड़ की जायदाद है, तो ये तो नहीं होगा कि वो जो सेलर है, यानी जो फ़रोख्त करने वाला है, वो आपको कहेगा जी ये कब्ज़ा ले लें। वो कब्ज़ा तो नहीं देगा। वो तो कब्ज़ा देगा या तो उसको आप बड़ी रकम देंगे, यानी उसकी कीमत की बड़ी रकम देंगे, 2 करोड़ में से 3 करोड़ में से 2 करोड़ उसको अदा कर देंगे, और वो फिर कहेगा जी ठीक है मैं कब्ज़ा आपको देता हूँ। लेकिन कब्ज़ा उस वक्त उसमें लिखा जाएगा कि ये 5 लाख या 10 लाख, थोड़ी रकम जो बयाने की होती है, इसमें लिखा जाएगा कि कब्ज़ा जो है जिस दिन ये जायदाद ट्रांसफ़र होगी, कब्ज़ा उस दिन मौके पर दिया जाएगा। ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद 11 नंबर पॉइंट है, जायदाद फ़रोख्त करने वाले ने, यानी वेंडर ने, ये ख़रीदार को मुकम्मल यकीन दहानी करा दिया है कि इस जायदाद पर मेरे किसी और शख्स का, ये मेरे किसी रिश्तेदार का या किसी भी शख्स का कोई क्लेम नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं एक मिसाल आपको देता हूँ। कोई बंदा जाग जाता है, वो कहता है जी मेरा तो आपका तो झगड़ा चला था और मैंने अदालत से डिग्री जो है वो ले लिया,
वो जो रजिस्ट्री देख के आप लिखवाएंगे अपना एग्रीमेंट, उस पर तो नहीं लिखा होगा कि अदालत की डिग्री मौजूद है। वो डिग्री तो एक अलहदा से रिकॉर्ड होगा, उसका रिकॉर्ड अदालत में होगा या उस आदमी के पास होगा जिसको डिग्री जारी हुई है। तो ये बंदा हो सकता है आपसे छुपा रहा हो, तो वो लिखवाएंगे आपके इसमें किसी किस्म का कोई क्लेम, कोई अदालती डिग्री, कोई अदालती फ़ैसला नहीं है, ये फ्री फॉर ट्रांसफ़र है। ये बात लाजमी लिखानी है। ये मैं तमाम नुक्ते आपको इतने इम्पॉर्टेंट बता रहा हूँ, ये आप लिखेंगे तो आप बहुत सारी उलझनों से बच जाएंगे। आपके जो राइट्स हैं, हकूक़ हैं, सेफ गार्ड हो जाएंगे, आप एक छतरी के नीचे आ जाएंगे। आगे 12 नंबर पॉइंट ये है कि ये जब एग्रीमेंट लिखा जाएगा तो हो सकता है कि वो जो स्टाम्प आपको मिले, मिसाल के तौर पे ये स्टाम्प है, मैं एक मिसाल के तौर पे आपको कहता हूँ, ये स्टाम्प है और ये स्टाम्प एक है 1200 रुपये का फ़र्ज़ कर लें, और इसकी तहरीर जो है वो 5-6 सफ़ों पर आती है। तो वो जो आपको कंप्यूटर वाला टाइप करके देगा, वो आगे सफ़ेद कागज़ लगाएगा। अब सफ़ेद कागज़ लगाने में कोई कानूनी अमर माने नहीं है, कोई कानूनी रुकावट नहीं है, क्योंकि तहरीर लंबी है। तो स्टाम्प के साथ जो कागज़ लिखे जाएंगे उसके ऊपर आपने पेज नंबर करना है। मिसाल के तौर पे ये देखने नज़र आ रहा है पेज नंबर 1, ये इसके ऊपर लिखा हुआ है पेज नंबर 2। तो इस तरीके से जितने भी पेज होंगे पेज लिखे जाएंगे, और हर सफ़े के नीचे आपने दोनों फ़रीक़ैन के दस्तखत कराने हैं, यानी फ़रोख्त करने वाला भी दस्तखत करेगा और ख़रीदने वाला भी दस्तखत करेगा। ऐसा ना हो कि उसके आखिरी पेज पे, बाज़ दफ़ा रवाज ये होता है कि आखिरी पेज पे दस्तखत कराते हैं, आखिरी पेज पे दस्तखत कराते हैं तो ओरिजिनल किसी और पार्टी के पास रह गया, फ़ोटो कापी किसी और पार्टी के पास रहेगी। तो बीच वाला सफ़ेद कागज़ उन्होंने निकाला, उसमें वो टाइप कराई अपनी मर्ज़ी की शिक और वो बीच में डाल दिया कि मेरे पास तो ये लिखा है, ये तो फोर्जरी हो गई, तो फ्रॉड तो यहाँ पर आम है। तो उससे बचना है आपने। जब हर पेज पर दस्तखत और दस्तखत के साथ निशाने अंगूठा भी लगाना है, ये भी दोनों पार्टियों ने दस्तखत भी करने हैं और उसके साथ निशाने अंगूठा भी लगाना है। तो निशाने अंगूठा जो है वो ज़ाहिर है किसी का मिलता नहीं है, हर आदमी का अलग होता है। तो वो अगर झगड़ा पड़ जाता है, खुदा ना करे कि कभी झगड़ा पड़े, लेकिन झगड़ा पड़ जाता है तो फिर आप जो है वो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से और वो फॉरेंसिक साइंस लैब से टेस्ट कराएंगे, तो उस आदमी का प्रिंट वो लेके भेजा जाएगा और ये जो पेपर है इसका भेजा जाएगा, उनकी कंपैरिजन होगा, मैच होगा, तो वो रिपोर्ट आ जाएगी कि ये जी उसी आदमी का है जो जिसने स्टाम्प पे किया और ये जो प्रिंट आपने भेजा है, ये दोनों मैच करते हैं। मैच करने की सूरत में वो उसका फ़ायदा हो जाएगा। ये बात होगी। ये दस्तखत हर पेज पे कराने हैं। इसके बाद फिर 2 गवाह है। गवाहों की कोई मतलब लाजमी शर्त है कि गवाह 2, कम से कम 2 गवाह हों, 2 से कम ना हो। ये भी नहीं है कि आप 6-7 गवाह रख लें, बस 2 हों, 3 हो जाएं फिर भी ठीक है, लेकिन कम से कम 2 हों। 2 तो लाजमी है। 2 गवाह जो हैं वो आखिरी पेज पर मैं ये आपको दिखा रहा हूँ, आखिरी पेज पर 2 गवाहों के विटनेसेस के नाम लिखे होंगे, शनाख्ती कार्ड नंबर, वल्दियत, एड्रेस मुकम्मल उनका लिखा होगा और वो दस्तखत करेंगे। उनका निशान अंगूठा लगाएं ना लगाएं ये आपकी चॉइस है, लगा लें तो अच्छी बात है, नहीं है तो ठीक है। अब ये बात होगी। तो अब इसके बाद एक और काम आखिरी रह गया, वो भी मैं आपको बताता चलूँ। वो काम ये है कि दस्तखत हो जाने के बाद, टाइप हो जाने के बाद और अंगूठे लग जाने के बाद कचहरी से आपने लाइसेंस याफ्ता नोटरी पब्लिक से नोटराइजेशन करानी है। नोटराइजेशन एक मोहर होती है, वो अपने रजिस्टर में लिखता है कि मैंने ये डॉक्यूमेंट जो है उसको अटेस्ट किया है। नोटराइजेशन लाजमी होती है, वो ज़रूर कराइएगा। उसकी वजह यह है कि उसके ऊपर कोई लंबा चौड़ा ख़र्चा नहीं है, लेकिन वो लीगल रिक्वायरमेंट है और कानूनी तकाज़े जब पूरे होंगे जब आप नोटराइजेशन कराएंगे। अब इन सारी बातों के बाद एक आखिरी बात आ जाती है। मुझे कई लोग सवाल करते हैं कि जनाब वो स्टाम्प तो एक होगा, कौन रखेगा, असल किसके पास होगा? तो उसमें आम तौर पर जो रिवाज है वो ये है कि जो बेचने वाला है असल वो रख लेता है और उसकी एक अच्छी सी फ़ोटोकॉपी करा के वो उनको दे देते हैं ख़रीदार को। तो ये सारे पॉइंट मैंने आपको खोल के वाज़े तौर पर बता दिए। उम्मीद है कि आपके लिए ये कारआमद साबित होंगे और इनके मुताबिक अगर आप सेल एग्रीमेंट बनाएंगे तो काफ़ी आपको फ़ायदा होने वाला है, आप किसी उलझन से बच जाएंगे।
और मैं आज का सेगमेंट यहीं पर ख़त्म करता हूँ। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे और अल्लाह हमें अच्छाई और भलाई की तौफीक अता फ़रमाए। ये याद रखिए, ज़िंदगी में अपने लिए ही जीना हमने नहीं है, हमने लोगों के लिए जीना है, अपने बच्चों के लिए जीना है, अपने माँ बाप के लिए जीना है, दूसरों के काम आना है। दूसरों के लिए बेहतरीन ज़िंदगी वो है जिसमें आप लोगों के लिए हेल्पफुल हैं। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।